तो अब ध्यान से सुनना, वी स्टार्ट विद ऐसे 210, ठीक है। और तुम लोगों ने ना इंटर में किया हुआ है ना, तो हो सके तो तुम पहले से एक बार उसको देख के आओ अच्छे से। और मैं भी तुम्हें ना पूरा 200 सीरीज का नोट्स है ना थर्सडे तक अवेलेबल करवा दूंगा। थर्सडे तक 210, 220, 230, 240, 250, 260, 260, 265, 299 सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग भी कलेक्ट कर लेना। और फिर क्या करना, जब लेक्चर होने वाला है, तुम्हें मालूम है 210 होगा, 220 होगा, 230 होगा, जो भी होगा एवरीवन, तुम वो एक बार पहले से देख के आना थोड़ा अच्छे से, तो तुमको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा और कुछ नहीं। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? ओके, ऐसे 210, लेट्स स्टार्ट। हाँ, रेडी एवरीवन? हेडिंग दिया तुम लोग ने, ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर्ड एंगेजमेंट। जल्दी हेडिंग दे देना, ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर्ड एंगेजमेंट। वेरी सिंपल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है और छोटा भी है, 200 जितना बड़ा नहीं एवरीवन। और 200 को अगेन मैं बोल रहा हूँ गाइस, 200 को हमने पूरा चैप्टर 1-2 पेज के चार्ट में कंप्लीट किया है। वो चार्ट के साथ रिकॉल करना है, ऐसे 200 का नाम, और फिर वो लेफ्ट वाला पार्ट, राइट एंड के पहले वाला पार्ट इज द लेफ्ट वाला पार्ट, एंड के बाद वाला पार्ट इज द राइट वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट इज पूरा ऑब्जेक्टिव्स है, राइट वाला पार्ट वो काम करना कैसे है, हाउ टू कंडक्ट में एथिकल रिक्वायरमेंट, स्केप्टिसिज्म, जजमेंट, एविडेंस, एवरीवन फॉलो ऑल स्टैंडर्ड्स, इनहेरेंट लिमिटेशन का शॉर्ट नोट, पूरा 200 खत्म। सिंपल एवरीवन, ऐसा सम अप करना आना चाहिए। पर पहले तुम याद तो कर लो, फिर मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँ। तुमने याद ही नहीं किया तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता के करूँ भी क्या? बहुत सारी टिप्स है बताने के लिए, लेकिन तुम्हें उसके लिए चैप्टर याद करना पड़ेगा अच्छे से। सिर्फ पढ़ाई करके नहीं चलेगा। इज इट वेरी क्लियर? तुमने भी देखा ना, अभी तुमको पढ़ा था, तुमको मालूम था, फिर भी तुम आंसर नहीं बोल पा रहे थे। हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट विल बी फॉर यू इन द एग्जाम देन। समझा? ओके, वी कम टू ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर्ड एंगेजमेंट। अब ये स्टैंडर्ड क्यों लेकर आए? मतलब स्टैंडर्ड बहुत सोच समझ के लाए वो लोग। सबसे पहला स्टैंडर्ड 200 लेकर आए, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ऑर्डर अपॉइंट होते ही सबसे पहले क्या जानना चाहेगा। कोई जॉब पे भी अपन अपॉइंट होते हैं, सबसे पहले अपन क्या पूछते हैं? भाई काम क्या है मेरा, है ना? काम क्या है मेरा? चलो काम तो मालूम पड़ गया कि काम क्या है, काम करना कैसे वो भी मालूम पड़ गया एवरीवन। अब वो ये बोल रहे हैं यहाँ पे, काम लेने से पहले, काम शुरू करने से पहले नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड, काम स्टार्ट करने से पहले नहीं, काम एक्सेप्ट करने से पहले आपको है ना कुछ बातें क्लियर कर लेनी है। जिसके अंडर आप काम करने वाले हो ना, जिसके साथ में आप काम करने वाले हो, उसके साथ कुछ बातें पहले से ही क्लियर रखनी है। क्यों? हाँ, इट इज जस्ट लाइक अ रिलेशनशिप है। क्या हम लोग कोई रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं यहाँ पे? नहीं बोलो ना, हम लोग कोई रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, पर वो ये वाली रिलेशनशिप है? नहीं वो वाली नहीं है, पर प्रोफेशनल तो है ना। पर अगर ये वाली रिलेशनशिप की भी बात ले ले तो नॉर्मली तुमको पता है कि ऑन एन एवरेज जो ट्रू रिलेशनशिप्स होती है वो कितने टाइम में ब्रेकअप होता है वो लोग का? सर्वे न्यूज़पेपर में सर्वे आया था एक, कि ऑन एन एवरेज जो कैजुअल डेटिंग वाली नहीं, ट्रू रिलेशनशिप सोच के जो रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं ना लोग, वो कितने साल में ब्रेकअप हो जाता है ऑन एन एवरेज? वो लोग पता है तुम लोग? ऑन एन एवरेज 2 to 3 years में। ऑन एन एवरेज हर एक अच्छी रिलेशनशिप का वो लोग बोलते हैं 2 to 3 years में ब्रेकअप पक्का हो जाता है। तो एक्सेप्शंस होते हैं, कोई शादी भी कर लेता है, वो सब ठीक है, लेकिन नॉर्मली रिलेशनशिप्स जो देखी गई है वो 2 to 3 years में खत्म हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है। ऐसा क्यों पता है? मतलब वो सर्वे में उनसे रीजंस भी पूछे थे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2-3 साल में हो जाता है ब्रेकअप। तो वो लोग ने रीजन यही दिया कि पीपल रश इनटू द रिलेशनशिप, जानना पहचान, कुछ जाना पहचाना नहीं, समझा नहीं, फ्रेंडशिप नहीं किया, उसका लाइक्स डिसलाइक्स नहीं समझा, सीधा शुरू हो गए रिलेशनशिप में। मिल नहीं रहा था ना उन लोग को कोई, जैसे ही मिला वैसे ही शुरू कर लिया उन लोगों ने रिलेशनशिप एवरीवन। और स्टार्टिंग में तो सब अच्छे रहते हैं ना, तुम भी मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो, मैं भी तुमसे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में सब अच्छे से ही रहते हैं। धीरे धीरे इंसान के ट्रू कलर सामने आते हैं।
तो वो 1-1.5 साल बाद इंसान का ट्रू कलर सामने आता है। स्टार्टिंग में सारी सिमिलैरिटीज दिखती है और बाद में सारे डिफरेंसेस दिखते हैं। अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? बाद में हो जाते हैं झगड़े होने के बाद ब्रेकअप हो जाता है, फिर एक दूसरे के बारे में बिचिंग शुरू हो जाती है। ब्रेकअप होने के बाद नाम खराब होता है मार्केट में। एवरीवन, तुम्हारा किसी से ब्रेकअप हुआ, तुम पूरी दुनिया को बोल रहे हो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वो तुम्हारे बारे में भी बोल रहा है ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। तो सबके दिमाग में वो इमेज चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? और आपकी अगर मार्केट में इज्जत होगी तो वो खराब होगी कि नहीं होगी? यस, ऑब्वियसली होगी यार। एक इनफॉर्मल से रिलेशनशिप में हमारी इज्जत अगर इतनी खराब हो सकती है तो सोचो अगर आप एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हो और कोई क्लाइंट तुम्हारे बारे में कंप्लेंट कर दे, अरे यार इसको कुछ आता नहीं है ठीक से, यार पहले से तो बताता नहीं है क्या करने वाला है, पहले से तो बताना चाहिए था ना उसको कि मेरा क्या काम है, उसका क्या काम है। कुछ क्लैरिटी नहीं रखता है वो। अरे वो कुछ काम का ऑडिटर नहीं है, उसको रखना चाहिए ना क्लैरिटी। हम रखेंगे कि उसको रखना चाहिए? डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करना है, तो डॉक्टर प्रिकॉशंस बताना चाहिए कि हम बताएंगे कि क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, रिपोर्ट करवाना है तो वो एम्प्टी स्टमक करवाना है, नहीं करवाना है, सब डॉक्टर बताता है ना। नहीं बताएगा तो फिर हम उससे झगड़ा करें। एग्जैक्टली कि भाई आपको बताना चाहिए था ना। डॉक्टर बोला आपको मालूम होना चाहिए था ना, ऐसा चलेगा? डॉक्टर बोलेगा आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग सीधा चिल्लाएंगे, मतलब डॉक्टर मैं हूँ क्या आपको बताना चाहिए था ना, ये आपका ड्यूटी है। सेम वे यहाँ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का ड्यूटी है कुछ बातें क्लियर करने की। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? इट इज जस्ट, आई विल टेक अ सिंपल एग्जांपल। मान लो कि फॉर एग्जांपल मीनाक्षी मेरी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। मीनाक्षी एक बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी है, मीनाक्षी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, 5000 करोड़ का टर्नओवर। एवरीवन, मीनाक्षी आई मेरे को बोलती है कि सर मेरी कंपनी का ऑडिट कर दोगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट। मैंने बोला ठीक है चलो अपन एक बार मीटिंग कर लेते हैं, क्या क्या करवाना है वो अपन बात डिस्कस कर लेते हैं। तो मीनाक्षी आई, मीटिंग हम लोग स्टारबक्स में मीटिंग की और मीनाक्षी आई। मैंने बोला मीनाक्षी को यार वो सब ठीक है, तुम्हारा बिजनेस जो भी है, तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकर आई हो क्या अपने देखने के लिए? बस ऐसे एक बार देखना है। तो मीनाक्षी बोली हाँ हार्ड कॉपी तो नहीं लेकर आई हूँ सर, लेकिन सॉफ्ट कॉपी है, पीडीएफ दिखा दो आपको। मैंने बोला हाँ दिखा दो। उससे पीडीएफ दिखाया और उसके बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में थी। मीनाक्षी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, उसकी बैलेंस शीट कौन से फॉर्मेट में? टी फॉर्मेट में। वेरी गुड। क्या ये सही है? क्या ये फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है? क्या ये एफआरएफ एक्सेप्टेबल है? नहीं। समझा ना मैं अगर बोल रहा हूँ एफआरएफ एक्सेप्टेबल है, समझा? आर यू अंडरस्टैंडिंग राइट? अगर मैंने बोला कि ये एफआरएफ एक्सेप्टेबल है, नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा? क्या बोलूँगा मैं मीनाक्षी को? नहीं, अरे एक सेकेंड, मैं मीनाक्षी को बोलूँगा मीनाक्षी यार ये कौन से फॉर्मेट में बनाया आपने? ये फॉर्मेट, ये एफआरएफ एक्सेप्टेबल नहीं है मीनाक्षी। आप ऐसा करो शेड्यूल 3, आप कंपनी हो ना तो आपके ऊपर शेड्यूल 3 का फॉर्मेट लगता है। मीनाक्षी क्या किया आपने? आप शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में लेकर आओ, फिर ही मैं आगे चेकिंग कर पाऊंगा। तो मीनाक्षी बोलती है मेरा काम नहीं है, आप बनाओ ये वो करके, मैं नहीं करने वाली हूँ, ये नहीं करने वाली हूँ, वो नहीं करने वाली हूँ। तो अब मुझे, अभी तो हमारा रिलेशनशिप शुरू भी नहीं हुआ और पहले से ऐसे तेवर रहेंगे। क्या हमें रिलेशनशिप एक्सेप्ट करनी चाहिए? नहीं करना चाहिए। मीनाक्षी बोलती है मेरा काम नहीं है, मैं नहीं बनाने वाली उस फॉर्मेट में, आप बनाओ, आप ऑडिटर हो। तो हेलो, मेरा काम नहीं है ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ में बनाना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी का। मैं बोलूँगा मीनाक्षी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ही बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बना के दोगे तो आई एम सॉरी, मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। समझा? इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? वैसे छोटे मोटे फर्म्स में तो सब वही बनाते हैं, वही चेक कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये जब तक अनऑफिशियल है तब तक ठीक है। समझ में आ रहा है? अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो अब पढ़ना मेरे साथ में। नाम क्या है ऐसे 210 का एवरीवन? अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अरे नाम क्या है? अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब मुझे क्या करना है? ऑडिट एंगेजमेंट वर्ड का मतलब समझा तुमको? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑडिट एंगेजमेंट? ऑडिट एंगेजमेंट मतलब वही ऑडिट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट। समझ में आ रहा है? वो एंगेजमेंट के टर्म्स मुझे क्या करवाना है?
अग्री करवाना है। वो एंगेजमेंट के टर्म्स मुझे क्या करवाना है? अग्री करवाना है। किससे करवाना है? मैनेजमेंट से अग्री करवा लेना है। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? अगर वो अग्री करती है तो ठीक है, लेकिन अगर वो अग्री नहीं करती है तो फिर मुझे ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप रिलेशनशिप के एकदम इनिशियल फेज में हो, अगर सामने वाली आपकी चीज़ें ही नहीं मान रहा है, वो बोल रही है कि मैं शादी के बाद जॉब करना चाहती हूँ, मना कर रहा है, आपको पहले से ही मालूम पड़ गया वो आपको जॉब नहीं करने देगा, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, क्या आप उससे शादी कर लोगे? क्या आप ऐसा सोचोगे मैं शादी करके इसको डिवोर्स दे दूंगी? नहीं ना, तुम शादी करोगे ही नहीं। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? सो अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट। ड्यूटी क्या है? हर स्टैंडर्ड ऑडिटर को क्या देता है? हर स्टैंडर्ड ऑडिटर को एक ड्यूटी देता है। ये स्टैंडर्ड ऑडिटर को क्या ड्यूटी? अरे स्टैंडर्ड्स है ही इसके लिए, हर स्टैंडर्ड ऑडिटर को ड्यूटी दे रहे हैं। 200 क्या बता रहे हैं? ऑब्जेक्टिव तुम्हारा ये है और ऑब्जेक्टिव ऐसे अचीव करना है। 210 ऑडिटर को क्या ड्यूटी दे रहा है? ब्रो, बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग द ऑडिट एंगेजमेंट। अभी है ना कंटिन्यूइंग वर्ड को है ना थोड़ा सा इग्नोर करना फिलहाल, तो मैं थोड़ी देर में समझ में आएगा। फिलहाल सिर्फ एक्सेप्टिंग वर्ड को पकड़ के चलना। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट बोलना, बिफोर एक्सेप्टिंग the audit engagement, the auditor shall ensure that preconditions to an audit are present. A very very important answer coming up everyone. Preconditions to an audit. तुमने सुना है इन वर्ड के बारे में? What do you mean by the word preconditions? मतलब कुछ चीजें जो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले अपने को देखनी है। सबसे पहले मैंने चीज क्या देखी? मैंने मीनाक्षी को बोला ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ, मेरे को देखना है कि वेदर दी एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल। ये पहला प्री कंडीशन है। अगर मुझे मालूम पड़ जाता है कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल ही नहीं है तो फिर मुझे ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। एवरीवन, बिफोर एक्सेप्टिंग बोलना मेरे साथ में, बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। साथ में बोलना, सामने है ना चार्ट तुम लोग के, देख के बोलो साथ में। बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, द ऑडिटर शैल एंश्योर दैट द प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट आर प्रेजेंट। Following are the preconditions. मतलब he should check first precondition whether the FRF followed is acceptable. क्या FRF जो फॉलो हुआ है वो एक्सेप्टेबल है? हाँ, मतलब चेक करना है। अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? ठीक है। दूसरा प्री कंडीशन, मैंने वही हम लोग बैठ के कॉफी पी रहे थे स्टारबक्स की, तो दूसरा क्वेश्चन मैंने मीनाक्षी को पूछा, मीनाक्षी तुमको मालूम है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर और प्रेजेंट करना एफआरएफ में आपका काम है? मीनाक्षी बोलती नहीं वो तो आपका काम है ना। मैंने बोला हेलो, आपका काम है, मालूम है कि नहीं? मीनाक्षी मानने से ही इनकार कर रही है, बोले नहीं मेरा काम है ही नहीं, जाओ मेरा काम नहीं है, आप ही का काम है, झूठ बोलते हो आप। एवरीवन मैं लड़की हूँ इसका मतलब ये नहीं आप मुझे बेवकूफ बना दोगे। एवरीवन, तो मीनाक्षी ऐसा बोल रही है। क्या मीनाक्षी सही बोल रही है? नहीं, मैं मीनाक्षी को समझाऊंगा। मैंने बोला अरे यार मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, यही है सच्चाई। लॉ में भी यही लिखा है कि एफआरएफ प्रिपेयर और प्रेजेंट करना एफआरएफ में आपका काम है, वो भी एप्लीकेबल एफआरएफ में। एवरीवन, दूसरा क्वेश्चन मैं मीनाक्षी को ये पूछ रहा हूँ, मीनाक्षी आपने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए अकाउंटिंग के ऊपर? इंटरनल कंट्रोल्स लगाए कि नहीं आपने? हाँ, वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, पूरा अकाउंट्स, डेडिकेटेड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सब लोग बैठ के प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सब आप मेक श्योर कर रही हो ना। इंटरनल कंट्रोल लगाना किसका काम है? समझ में आ रहा है? तो मीनाक्षी ये बात माननी चाहिए कि हाँ सर, हाँ मेरा काम है सर, हाँ सर मैंने इंटरनल कंट्रोल लगाया, टेंशन मत लो। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? फिर मैंने मीनाक्षी को बोला देखो मीनाक्षी, मैं ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद क्या करने वाला हूँ बता देता हूँ, तो आपका कोऑपरेशन चाहिए मुझे इसमें। ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद मेरे 2 आर्टिकल्स सिद्धार्थ और नीलेश आपके ऑफिस में आएंगे ऑडिट करने के लिए, और वो आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर, रिकॉर्ड्स का एक्सेस मांगेंगे, तो आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना टू द बुक्स। वो किसी भी एम्प्लॉय से पूछताछ करना चाहेंगे, आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। आपसे रिटन रिप्रेजेंटेशंस मांगेंगे काफ़ी चीज़ों पे, रिटन एक्सप्लेनेशन, रिटन क्लैरिफिकेशन, रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे आपसे, आपको वो प्रोवाइड करना है। आपसे बुक्स मांगेंगे, आपको बुक्स दे देना है। आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे, वो दे देना है। आपसे कोई रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे, आपको वो भी दे देना है। मना नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। बोलो मानती हो?
करोगी ऐसा? अगर वो यस बोल देती जिसे अभी इतने अच्छे से मीनाक्षी बोल रही है, वेरी गुड, आई विल एक्सेप्ट द ऑडिट। लेकिन अगर वो मना कर देती है, मीनाक्षी ए नहीं, बुक्स बुक्स को टच मत करना, मेरे एम्प्लॉयज को तो गलती से भी टच मत करना, समझ में आ रहा है? और मेरे पास तो गलती से भी मत आना, कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ओरल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दूंगी, रिटर्न तो छोड़ो। तो क्या मुझे ऑडिट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? समझा क्या? और क्या आंसर खत्म होता है? इट्स अ वीवीआईपी आंसर। प्री कंडीशंस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस सीए फाइनल में पूछे हैं वो लोग ने। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? समझा? ये प्री कंडीशंस चेक करना है। सबसे पहला क्या था? वेदर द एफआरएफ फॉलोड इज एंड वेदर द मैनेजमेंट इज एक्नॉलेजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। बोलना वेदर द मैनेजमेंट इज एक्नॉलेजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अरे यार ये दोनों में फर्क क्या है? एक्नॉलेजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वर्ड में एनीवन? एक्नॉलेज करना मतलब सिद्धार्थ तुम्हें मालूम है ना, पढ़ना तुम्हारा काम है, याद करना तुम्हारा काम है। वो हाँ तो बोल रहा है, मतलब वो एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ सर मालूम है सर मेरा काम है, लेकिन वो पढ़ के आया नहीं है, वो याद करके आया नहीं है, मतलब ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। खैर वो तुम्हारे सबके साथ ही हुआ है इस बार, तुम सबको मालूम है कि तुम्हारा काम है। मैंने फर्स्ट लेक्चर से ही बोला था कि याद करके आना है। टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, बस एग्जाम्पल देख कनेक्ट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यू एक्नॉलेज इट। हाँ एक्नॉलेज तो सब कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारा काम है, हमें मालूम है, पर करके नहीं आ पाए फॉर सम और दी अदर रीजन। तो मैं क्या समझूंगा कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन गाइस? समझा सबको अच्छे से? पूरा का पूरा आंसर इधर ही क्लास में याद हो जाएगा। फर्स्ट रीडिंग और फर्स्ट टाइम मेमोराइज will be, has to be done, must be done in the class itself। इतना मग्न रहो ना कि इधर ही फर्स्ट रीडिंग इधर ही याद करके खत्म हो जाए एक बार, फिर घर पे सेकंड, नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले थर्ड, 3 रिविजन्स हो जाएंगे तुम्हारे। और वो 3 राउंड ऑफ रिविजन्स याद करके हुए, पढ़ के नहीं हुए, सिर्फ पढ़ के नहीं याद करके होना है। इतना सा करना है तुम्हें हर लेक्चर में याद करने का एफर्ट डालना है, वो होने के बाद घर पे जाने के बाद याद करना है, लेक्चर में आने से 1 दिन पहले, बस। तो फिर तुम उसको अलावा तुमको जो करना है करो फिर दूसरे सब्जेक्ट्स में, पर इतना तुम्हें करके रखना है अगर तुम्हें ऑडिट में अच्छा स्कोर करना है। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, और मुझे क्या इंश्योर करना है बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट? मुझे ये इंश्योर करना है कि प्री कंडीशंस प्रेजेंट है या नहीं, और मुझे ये इंश्योर करना है कि हमारे ऑडिटर और ऑडिटी के बीच, ऑडिटर और क्लाइंट के बीच देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। देयर इज व्हाट? देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। क्या है कॉमन मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड द ऑडिटी। कैसे वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिठाऊं मैं, कैसे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिठाऊं मैं? बाय मीन्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, बाय मीन्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। अब देखो मैं तुम्हें वो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दिखाता हूँ कैसा दिखता है, देखना है ध्यान से। और ये ना टेलीग्राम पे अपलोडेड है, तो ये वाली चीज़ शायद अपलोडेड नहीं है, मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है? तो फिलहाल के लिए वो वहाँ से देख लेना पीडीएफ में से, बाकी नेक्स्ट लेक्चर तक फॉर श्योर तुम्हारे हाथ में नोट्स रहेंगे वो, ठीक है? और आइंदा से कोई लेक्चर में बिना नोट्स के तुमको पढ़ना नहीं दूंगा मैं, ठीक है? चलो अब ये ना ये प्रोफोर्मा है लेटर का। क्या प्रोफोर्मा पूछता है क्या सीए फाइनल में कोई? कुछ भी पूछ सकते हैं सीए फाइनल में, प्लीज। हाँ हमें इंटर में नहीं है हम कि तुम मुझसे ये क्वेश्चन आके पूछो, ये पूछते हैं क्या, वो पूछते हैं क्या, सब पूछते हैं। सीए फाइनल में कुछ नहीं छोड़ते वो लोग, उनका जो मन करे वो पूछ सकते हैं, एंड यू कैन नॉट कंप्लेन। समझा? ठीक है, प्रोफोर्मा बहुत ही सिंपल वे में बना है। ये किसका प्रोफोर्मा है? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का। अब तुम्हें ये मालूम तो होगा कि ऑडिट रिपोर्ट किसको एड्रेस होती है? बोर्ड या मेंबर्स? ऑडिट रिपोर्ट जो बनती है किसको एड्रेस की जाती है, बोर्ड या मेंबर्स? हाँ ज्योति बोल रही है मेंबर्स, राइट? श्रद्धा कहाँ चली गई? समिता? सर मेंबर्स को।
Samita, what do you have to say? Okay, Shraddha members, Shraddha और ज्योति दोनों ही members. Samita members. members. करेक्ट है. बोर्ड को नहीं एड्रेस होता है. इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? बोर्ड का काम से स्टार्टिंग में पड़ता है व्हेन वी आर अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट, तब वो लेटर सिर्फ बोर्ड को एड्रेस किया जाता है. पूरा ऑडिट हम किसके लिए कर रहे थे? मेंबर्स के लिए. तो ऑडिट रिपोर्ट किसको एड्रेस करेंगे? ऑब्वियसली मेंबर्स को. बोर्ड को क्यों एड्रेस करेंगे? बोर्ड के तो हाथों में वो रिपोर्ट देंगे, लो पकड़ो एजीएम में रख देना मेंबर्स के सामने. पर एड्रेस किसको होता है? ऑडिट रिपोर्ट मेंबर्स. लेकिन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर किसको एड्रेस होता है? क्योंकि वो टर्म्स अग्री किससे करवाने हैं? बोर्ड से. अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? सो इट विल बी एड्रेस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट विल बी एड्रेस टू द एवरीवन. ठीक है, ऑफ कंपनी. अब देखना यहाँ पे ध्यान से, तो मैं पूरा आंसर याद करवा रहा हूँ प्रोफोर्मा के थ्रू, तो बहुत ध्यान से सीखना. फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 पॉइंट तो ऑडिटर सिर्फ अपनी बड़ाई मारता है. पढ़ो. मैं नहीं आया था तुम्हारे पास, तुम आए थे मेरे पास और तुमने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज मेरे बैलेंस शीट पीएनएल का ऑडिट कर दोगे. तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है. ओह सुना ध्यान से. मैंने आपकी रिक्वेस्ट, मैंने ऑडिट करने का एक्सेप्टेंस नहीं लिया, मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है और वो एंगेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग मैंने इस लेटर के थ्रू आपको दी है. ये मेरे हिसाब से मुझे क्या समझ में आया वो मैंने अंडरस्टैंडिंग इस लेटर में डाल दी है. अगर आपके भी समझ में यही आता है तो आप साइन करके दे देना. सुन रहे हो? पक्का? इज इट वेरी क्लियर? स्टार्टिंग के 2 पॉइंट सिंपल है कि मैं उसको बोल दूंगा यू हैव रिक्वेस्टेड दैट वी कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द बैलेंस शीट पीएनएल कैश फ्लो, सो वी आर प्लीज्ड टू कंफर्म आवर एक्सेप्टेंस एंड आवर अंडरस्टैंडिंग बाय मींस ऑफ दिस लेटर. अरे सिंपल है. पक्का? ओन वर्ड्स में लिखना है, प्रोफोर्मा कोई वर्ड टू वर्ड होना जरूरी नहीं है. नेक्स्ट. अब पॉइंट नंबर 3 ले यहां से लेके यहां तक पढ़ो और बताओ वो क्या बोलना चाह रहे. क्या लिखा हुआ है? बोलो. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है. लिख दो वहां पे पॉइंट नंबर 1. अरे तुम लिख नहीं सकते ना, अभी तुम्हारे पास में नोट्स नहीं, तो बात नहीं, मैं लिख दूंगा, इसका फोटो ले लेना. ये क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. पॉइंट नंबर 2 यहां से लेके वी विल कंडक्ट से लेके यहां तक पढ़ो जल्दी और बताओ वो क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं. बोलोगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ इनहेरेंट लिमिटेशन की बात भी चिपका रहा है. एवरीवन, तो पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि भाई मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. अरे एवरीवन, द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. लेकिन भाई ध्यान रखो कि क्योंकि टेस्ट बेसिस पे होता है, परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव एविडेंस होता है. अरे ये लाइन समझा तुम्हें? परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव नेचर ऑफ एविडेंस. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अभी हमने एक केस स्टडी में पढ़ा था कि यार मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना चाहता था, लेकिन वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन मुझे नहीं, अरे डेटर का एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना चाहता हूं मैं, लेकिन मेरे को डेटर का एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है. वो बोल रहे हैं अरे डेटर के साथ हम लोग का डिस्प्यूट चल रहा है यार. तो मैंने बोला हाँ तो ठीक है, सेल्स रजिस्टर्स का एक्सेस दे दो मुझे, सेल्स वाउचर्स चेक करने दो मुझे. तो बोलोगे सेल वाउचर दे दिए, सेल रजिस्टर दे दिया, मैंने चेक कर लिया. लेकिन ये चेक करने से क्या मुझे एकदम मस्त वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा? कंक्लूसिव एविडेंस है ये ना, परसुएसिव है. सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया. ये क्या है? परसुएसिव है रादर देन कंक्लूसिव. अरे एवरीवन, अगर मैं डेटर से कंफर्मेशन लेता तो जो मुझे आता एविडेंस वो कंक्लूसिव आता, मतलब फुल फाइनल. फिर मुझे और किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है और कहीं से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन क्या मुझे डेटर का कंफर्मेशन मिल पाया? नहीं मिल पाया. फिर मेरे को कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेटिव करना था, तो मैंने सेल रजिस्टर, सेल वाउचर चेक कर लिया. एवरीवन,
मुझे जो एविडेंस मिला क्या वो कंक्लूसिव है? ना ना ना, एकदम फुल फाइनल मस्त वाला तो नहीं है, पर हाँ पर्सुएसिव है। पर्सुएसिव मतलब आई एम फोर्स्ड टू बिलीव इन दिस ना, आई हैव नो अदर ऑप्शन। समझा? बेस्ट तो नहीं है, काम चला हुआ है। समझा? इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? चलो एटलीस्ट काम तो चल जाएगा। और वो फिर वो बोल रहे हैं कि कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से हमेशा एक अनअवॉइडेबल रिस्क रहेगा कि कुछ एमएमएस अनडिटेक्टेड रह जाए। ये तो वही इनहेरेंट लिमिटेशन का लास्ट वाला कंक्लूडिंग लाइन है। नेक्स्ट, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉइंट नंबर 5 और 6 पढ़ो और तुम मेरे को बताओ कि पॉइंट नंबर 3 क्या है, जल्दी से पढ़ना। आई गेस ये बोलना सिंपल होगा काफी। ऊपर ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब नीचे में क्या गिनाऊंगा? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, ये सब ऑडिटर ही लिख रहा है। सबसे पहले वो अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव गिनाया, फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिनाया, फिर वो मैनेजमेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहे हैं कि देखो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना आपका काम है, अकाउंटिंग पॉलिसीज सिलेक्ट करना और हर साल वही फॉलो करना कंसिस्टेंटली आपका काम है, मैं आपसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगूंगा वो देना भी आपका काम है। अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? तो मैं मैनेजमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिना रहा हूँ कि देखो ये सारे आपके काम है, देखो ये सारे मेरे काम है। बिल्कुल, रिलेशनशिप सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब लोग कैसे, जो वर्किंग वाले लोग होते हैं वो लोग कैसे डिवाइड कर देते हैं, आज का खाना मैं बनाऊंगा, ये दिन का खाना तुम बनाओगे, ये दिन के साफ सफाई मैं करूंगा, वो दिन के साफ सफाई तुम करोगे। झगड़े नहीं होते उससे, क्योंकि सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। फिर कोई ये नहीं सोचता है कि यार ये मेरा काम है, उसका काम है, ये काम है, वो काम है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती। सुखी जीवन जीते हैं वो लोग अपने हिसाब से, क्योंकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं ना। चीजें हमने क्लियर करके रखी है ना, किसका क्या काम है। अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? तुमको बात समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 4 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ। किसके बारे में? आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये भी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज योर पॉइंट नंबर 4। 8, 9, 10 is your other matters. 8, 9, 10 is what? Is your other matters. Point number 5, other matters में मैं उसको बोलूंगा कि भाई हम लोग ऑडिट करने आएंगे, आपसे फुल कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं आपके स्टाफ से। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? कि हम जो भी रिकॉर्ड्स मांगेंगे, इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आप दे देंगे। हमारी फीस के बिना बात किए तो लेटर कंप्लीट हो ही नहीं सकता है ना यार। बिना फीस की बात किए मैं लेटर कंप्लीट कर लूंगा? नहीं। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैंने फीस मेंशन की है क्या यहाँ पे? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा ना, मैं फीस का बिलिंग करते जाऊंगा। अरे एवरीवन, और ये लेटर बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, ये पढ़ो, ये लाइन पढ़ो। क्या तुम्हें समझ में आया वो ये क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरे को ये बताओ, ऑडिट हर साल होता है क्या? स्टैट्यूटरी ऑडिट इज अ रिकरिंग ऑडिट, ट्रू और फॉल्स? स्टैट्यूटरी ऑडिट इज अ रिकरिंग ऑडिट, हर साल होता है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। स्टैट्यूटरी ऑडिट हर साल होता है। इंटरनल ऑडिट इज अ रिकरिंग ऑडिट, ट्रू और फॉल्स? इंटरनल ऑडिट इज अ रिकरिंग ऑडिट, ट्रू और फॉल्स? जिसके ऊपर एप्लीकेबल है उनके लिए ट्रू है। 138 जिसके ऊपर एप्लीकेबल है उनके लिए ट्रू है, बाकी के लिए फॉल्स है। इज इट वेरी क्लियर? स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है? चलो कौन बताएगा? स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल? कहीं नहीं लिखा हुआ है तो ऊपर नीचे मत देखो, फटाफट बोलो। स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है? एनीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट? कहाँ पढ़ा आपने इंग्लिश ये सब? कहाँ पर? हाँ वो तो मुझे मालूम है, ऑडिट में पढ़ा होगा। कंपनी लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कंपनी लॉ में। मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, 8-9 साल से। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कंपनी ऑडिट में या कंपनी लॉ में। दैट कंपनी ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ कंपनी लॉ ओनली ना। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो आप 200 CR लिस्टेड कहाँ चले गए थे आप नीलेश? समिता, डू यू हैव एन आंसर? कौन सी कंपनीज को स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी है? कौन सी कंपनीज? Can't hear you, Samita. Are you even speaking anything?
ज्योति। हाँ हाँ सविता बोलो। I think it's for all the हम्म, क्या बोला? statutory audit is compulsory है अभी companies के लिए. मतलब statutory audit is compulsory for every company? Are you saying that? Is it compulsory for every company? हाँ, yes, it is compulsory for every company. क्या पागल हो क्या तुम लोग? नो 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 कर रहे कब से? मैं जानबूझ के ऐसा डिसीविंग टोन डाला था. इट इज कंपल्सरी. वाह 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 भाई, इंटर करके आ गए तुम लोग और तुम लोग को ये नहीं मालूम है. स्टैट्यूटरी ऑडिट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी डैम कंपनी. ओपीसी हो, स्मॉल हो, डोरमेंट हो, कुछ भी हो, सबको ऑडिट मैंडेटरी है. ऐसी कोई कंपनी नहीं है इस दुनिया में जिसके ऊपर स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी नहीं. जो भी तुमने पढ़ा भगवान जाने क्या पढ़े. या तो तुम वो सीलिंग लिमिट सोच के बोल रहे हो, सीलिंग लिमिट में कुछ लोग काउंट नहीं होंगे वो सोच के बोल रहे हो, या भगवान जाने तुम क्या सोच के बोल रहे हो. 139 to 148 घर पे जाके भी देख लेना, किसी में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कुछ भी. ऑडिट के तो वही प्रोविजन है ना 139 to 148, उससे बाहर तो कुछ नहीं है. पढ़ लेना घर पे जाके और बता देना अगर ऐसा हो तो. स्टैट्यूटरी ऑडिट इज मैंडेटरी टू एवरी कंपनी. और तुमको मालूम है ऑडिट से ही तो प्रूव करना है. छोटी कंपनी कैसे प्रूव करेगी कि मैं छोटी हूं? स्मॉल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इन लोग को बहुत सारे प्रिविलेजेस एग्जेम्पशंस है. कारो भी नहीं बनाना इन लोग को, एवरीवन. और ऐसे करके कंपनीज एक्ट में बहुत चीजों से एग्जेम्प्ट कर रखा है इन लोगों को. तो तुमको लगता है इज दैट एग्जेम्पशन दैट इजी टू गेट? नो ना. Every year you will have to prove that you are a small company, you are an OPC, you are a dormant. How will you prove that? Audit करवा के डोरमेंट कंपनी में ऑडिटर नील बैलेंस शीट P&L फाइल करेगा कि हाँ इन लोग का कोई खर्चा नहीं है, कोई इनकम नहीं है. किसके कहने पे मानेगी आरओसी? ऑडिटर के कहने पे. मैनेजमेंट के कहने पे थोड़ी मानने वाली है. समझा क्या? हर छोटी से बड़ी कंपनी का ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट आई एम टॉकिंग अबाउट, इज मैंडेटरी. समझा? मुझे नहीं लग रहा था फाइनल लेवल पे लोगों को डाउट होता है इस चीज में. मेरे इंटर वालों को डाउट होता है, वो मुझे समझ में आता है क्योंकि वो लोग ने नहीं पढ़ा है. तुम्हें डाउट था, दैट वाज अ शॉक. बस एक संविदा डर डर के बोल रही थी नहीं नहीं वो तो कंपलसरी होता है ना सबके ऊपर. करेक्ट था संविदा का आंसर. राइट ना? यू वर सेइंग दैट ओनली ना, इट इज मैंडेटरी टू एवरी कंपनी. यस. समझा? इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? ओके ग्रेट. तो हाँ, अरे मैं ये पूछ रहा था कि हर साल ऑडिट होता है क्या? कंपलसरी है? हाँ हर साल ऑडिट होता है. तो एक सेकेंड, तो क्या हर साल ये लेटर भेजना है? नहीं. हाँ नहीं नहीं भेजना है. क्यों? अब यार रिलेशनशिप के स्टार्ट में आपने समझा दिया ना क्या मेरा काम है क्या तुम्हारा काम है. समझ गया ना, मैं भी समझ गया, तुम भी समझ गए ना. अब बार बार हर एनिवर्सरी पे याद दिलाऊं तुम्हें? हाँ, हर एनिवर्सरी डिनर पे गए और वो टाइम याद दिलाओ, याद है ना मेरा काम ये, याद है ना तुम्हारा काम ये. वो सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. एवरीवन, वो छोड़ के चला जाएगा तुमको इस चक्कर में कि यार बार बार क्या याद दिला रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं बिना बात के. मालूम है ना मुझको. अरे इज इट वेरी क्लियर everyone? This letter will be effective for future years unless it is terminated or amended. हाँ, अगर उसके अंदर कोई चेंजेस हो जाता है तो ऑब्वियसली नया लेटर देना पड़ेगा. अगर ये लेटर टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट मतलब ऐसे कैसे टर्मिनेट हो जाएगा? वेरी गुड. अरे दोनों में से कोई भी एक पार्टी चली गई, या तो ऑडिटर छोड़ के चला गया या तो वो क्लाइंट चला गया. अब जिसके साथ रिलेशनशिप था वो ही नहीं रहा. अब उसके जगह पे कोई नया आएगा तो उसके साथ में लेटर वापस नया बनाना पड़ेगा ना यार. इज इट वेरी क्लियर? वापस वो प्रॉमिसेस कस्में वादे वापस उसके साथ करने पड़ेंगे ना. इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? समझा ना? ठीक है. दिस लेटर विल बी इफेक्टिव फॉर फ्यूचर रेफरेंस ईयर्स अनलेस इट इज टर्मिनेटेड और अमेंडेड. और उसके लास्ट में मैं क्या लिख दूंगा कि देखो
मैंने साथ में एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी अटैच की है, ये लेटर के साथ में, ये लेटर के साथ में मैंने एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी साथ में अटैच की है। आप ये लेटर पढ़ लो अच्छे से मैनेजमेंट, और अगर पढ़ने के बाद आपके अंडरस्टैंडिंग में ये लेटर और ये टर्म्स एंड कंडीशन बैठती है तो उस एक्नॉलेजमेंट पे साइन करके मुझे वापस भेज दो। अगर आपका साइंड एक्नॉलेजमेंट कॉपी मुझे मिल जाता है तो मैं क्या समझूंगा, तो मैं क्या समझूंगा, मुबारक हो, जो मेरे मन में चल रहा है वही आपके मन में भी चल रहा है। जो आग यहाँ लगी है वो वहां पे भी लगी है। जो लेवल का प्यार मैं आपसे करता हूँ उतने ही लेवल का प्यार आप भी मुझसे करते हो, और हमारे दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, और मैं आपकी तरफ से समझूंगा कबूल है, कबूल है, कबूल है। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? और अगर आपके तरफ से कबूल है आ गया तो फिर मेरी तरफ से भी कबूल है। तुमको बात समझा? मतलब अब मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर लूंगा, पक्का समझा क्या? अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? सिंपल। तुम्हें एक आंसर याद हो गया, व्हाट इज एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एंड व्हाट इट कंटेन्स। 5 पॉइंट का आंसर है। व्हाट इज एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर? मीनिंग तो बहुत सिंपल है। व्हाट इज एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर? इट इज अ लेटर, इट इज अ लेटर issued by the auditor to the auditee या मैनेजमेंट टीसी, कुछ भी बोलोगे चलेगा। Why? नहीं, to develop a common understanding between both the parties। सुन रहे हो? वापस से बोलो, what is an audit engagement? It is a letter issued by to the auditee to develop a common understanding between both the parties। मीनिंग याद हो गया? ठीक है। फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। अब ड्राफ्ट दिमाग में याद है? सबसे पहले ड्राफ्ट में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ड्राफ्ट ये जो ड्राफ्ट देखा अपन ने मीनाक्षी, सबसे पहले क्या देखा था अपन ने? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। उसके बाद मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिनाई, तीसरा मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मैंने मैनेजमेंट को अलग से स्ट्रेस भी कर दिया, भाई एफआरएफ आइडेंटिफाई करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान रखना एवरीवन, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको अलग से स्ट्रेस किया एवरीवन। और लास्ट में अदर मैटर्स। ये टर्म्स क्यों अग्री करवाए जाते हैं? ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। अरे एवरीवन पक्का तुम्हें फर्स्ट वाला शॉर्ट नोट भी याद हो गया और सेकंड वाला शॉर्ट नोट भी याद हो गया बड़े आराम से। पहले तुम ये देखो, ये देखो, तुम्हें ये याद होगा, सी बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग द ऑडिट एंगेजमेंट। बिफोर बोलना मेरे साथ में, बिफोर एक्सेप्टिंग। अभी एक्सेप्टिंग कब होगा? जब मीनाक्षी मेरे पास नई आई है, एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है। पर मान लो मीनाक्षी मेरी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, मीनाक्षी मेरे पास कोई नया असाइनमेंट लेके आती है। मीनाक्षी बोलती है कि सर आप मेरे हेड ऑफिस और 3 ब्रांचेस का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे थे, अब हमारी एक और नई ब्रांच ओपन हुई है, फॉरेन ब्रांच, आप उसका भी ऑडिट करना चाहोगे? आप कर लोगे उसका? आपको वहां के थोड़ा लॉस का भी आइडिया है, आप कर लोगे? अगर मुझे आइडिया नहीं है तो मैं मना कर दूंगा, सॉरी वो नहीं हो पाएगा, आप वहीं कोई ऑडिटर लोकल देख लो, मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे समझ में आ रहा है? इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग, before accepting or continuing the audit engagement, the auditor shall ensure that the preconditions to an audit are present and he should determine whether the FRA, बोलो यार साथ में बोलो, he should determine whether the and whether the management is acknowledging and understanding its responsibility to prepare and present financial statements as per applicable FRF and to apply इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब अकाउंट्स के ऊपर इंटरनल कंट्रोल लगाना आपका काम। टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद एक्सेस टू द बुक्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज एंड रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। समझा? पर जब तुम ये लाइन लिखोगे ना, साथ में ये भी चिपका देना। एक मिनट सुनो। बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग द ऑडिट एंगेजमेंट, द ऑडिटर शैल इंश्योर दैट द प्रीकंडीशंस टू एन ऑडिट आर प्रेजेंट एंड देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द पार्टीज बाय मींस ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। समझा? ये जितना तुमने देखा ना, ये पूरा बिफोर एक्सेप्टिंग, प्री कंडीशन, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, फिर ये पूरा लेफ्ट वाला पार्ट, ये तुम्हारा फर्स्ट शॉर्ट नोट है। सेकेंड शॉर्ट नोट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का शॉर्ट नोट।
कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एंड व्हाट इट कंटेन्स। कंटेन्स हमको कैसे याद रहेगा, कंटेंट्स ड्राफ्ट के थ्रू। मैंने ड्राफ्ट देखा हुआ है, मुझे कंटेंट्स याद है, कुछ डिटेल में नहीं लिखना है, बस एक एक हेडिंग लिख देना है उनकी। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? समझा? पक्की बात? ठीक है, तो जल्दी कॉपी कर लो तुम ये। एक सेकेंड, तुमने इसका ये लिया था कि नहीं, क्या बोलते हैं, इसका 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 फोटो लिया तुमने? जल्दी इसका पिक ले लो पहले कि ये कैसे करना है। ये 5 पॉइंट्स इसका ले लिया, हटाऊं पक्का ऑनलाइन? ठीक है, डन। अब है ना, ये कॉपी कर लो फटाफट, जल्दी से, जल्दी जल्दी फटाफट कॉपी करना है। और उसके बाद तुम एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो जल्दी। Is a twofold concept over here, conceptual clarity and we have to memorize it. दोनों में बैलेंस करना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन स्विच ऑन नाउ। एम आई ऑडिबल? चलो, तो 2 शॉर्ट नोट तो याद हो गया। ज़रा वहाँ पे आ जाना, नोट्स में आ जाना वहाँ पे। सी क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम, बहुत n नंबर ऑफ टाइम्स, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। वो पूछते प्री कंडीशन ही समझा दो, तो यही पूरा शॉर्ट नोट लिखना है। देखो क्वेश्चन पढ़ना जल्दी से। तुमने ये क्वेश्चन देखना है, देखा नहीं होगा ना अभी तक, जल्दी देखो फटाफट। ड्यूटी ऐसा क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछते, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर कट ये कीवर्ड दिखेगा तुम्हें, प्री कंडीशन। प्री कंडीशन दिख जाए, समझ जाना है 210 में। अच्छा, हर स्टैंडर्ड में। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया, सुनना ध्यान से। एक सेकेंड, तुम्हारे पास जो शीट्स है ना, हर स्टैंडर्ड के एंड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम नॉट ओनली इन इंटर एंड ऑल्सो सीए फाइनल लेवल, कि हमको समझ में ही नहीं आया कौन से स्टैंडर्ड से पूछे, हमको ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है कहाँ से पूछा है क्वेश्चन। हाउ टू आइडेंटिफाई के क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो स्टैंडर्ड्स में आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इन एवरी स्टैंडर्ड में आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। हर स्टैंडर्ड के एंड में तुम्हें एक कीवर्ड की लिस्ट मिलेगी। ये वर्ड्स अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिख जाएंगे ना, तो समझ जाना कि वो 200 का क्वेश्चन है। रीजनेबल एश्योरेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, स्केप्टिसिज्म, पीजे, एफआरएफ, इनहेरेंट लिमिटेशन, इंडिपेंडेंस। समझा? Is it very clear everyone? So you should search for these keywords in the question. If you find such words, it is 200. Same way. Now अब तुम खुद भी बता सकते हो, अगर मैं बोलता हूँ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, तो मतलब कौन सा होगा? 210 स्टैंडर्ड का नाम। प्री कंडीशंस 210। समझा? प्री कंडीशंस और ऑडिट। अच्छा, टर्म्स, they want to change the terms of audit engagement, terms 210। everyone सुन रहे हो तुम ध्यान से? 210, ये 1 को हम टर्म्स बोलते हैं। 210 क्या है? 210 क्या है? अग्रीइंग द टर्म्स। हम क्या अग्री करवा रहे हैं? टर्म्स। किससे अग्री करवा रहे हैं? समझ में आ रहा है? और किस चीज के टर्म्स अग्री करवा रहे हैं? ऑडिट एंगेजमेंट। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एवरीवन, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। 210 का नाम याद हो गया एवरीवन? नीलेश बोलना 210 का नाम, सिद्धार्थ बोलना 210 का नाम। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट। एवरीवन, इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? तो ऐसा करके भी कर देना ताकि तुम्हें याद रहे कि 210 इज व्हाट? टर्म्स। इसको ऐसे भी याद करते हैं कि पहले लिख लो, तुम ये लिख लो। इसको एक और वे से लोग याद रखते हैं, नंबर के थ्रू। 210 क्या है? जहां पे दो लोग मिलके एक लेटर साइन करते हैं। एवरीवन, जहां पे 2 लोग मिलके एक लेटर साइन करते हैं। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? समझा एवरीवन? वैसे ही हम लोग 200 का भी बोलते थे, ठीक है?
200 का पता है, अपन ने मेरे बड़ा सा 200 लिखवाया था तुम्हें, ये हाँ। तो यहाँ पे भी ऐसे याद करते हैं लोग कि लास्ट के जो ये 2 0 दिख रहे हैं ना, इससे मुझे याद आएगा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव स्टार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड नेम। लोग बोलते हैं ना, अरे यार स्टार्ट नहीं याद आ रहा है, अरे यार स्टार्ट नहीं, हाँ इससे याद आ जाएगा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये भी कर लेना वहाँ पे अपने नोट्स में जाके, ये चार्ट तो सबने बनाया ना, ज़रा कर लो फटाफट जाके। डन। हाँ डन। हाँ अब आ जाओ फटाफट यहाँ पे, ये वाला भी देख लिया तुमने क्वेश्चन, क्लियर कट क्वेश्चन पूछ रहे प्री कंडीशन का। अगर प्री कंडीशन का क्वेश्चन पूछा है तो तुम मेरे को बताओ कि इस चार्ट में से क्या क्या लिखना है, क्या पूरा चार्ट लिखना है? बोलो, क्या पूरा चार्ट लिखना है कि सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट लिखना है या राइट वाला पार्ट भी थोड़ा लिखना है? यहाँ से शुरू करते 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 ये भी लिखना है, यहाँ पर कंटेंट्स नहीं लिखना है, बाकी सब लिखना है। अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? पक्का ना? हाँ चलो, तो आई होप ये क्लियर है, तो मैं समझ में आ गया। बस इतना सा आंसर लिखना है, चार्ट के हिसाब से चलो तो बहुत सिंपल लगेगा। करेक्ट है, डन एवरीवन। और लास्ट में क्या लिखना है? लास्ट में इफ प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, अगर प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है तो क्या ब्रो? अगर प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, डू नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट, डू नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। किसको बोल रहे डू नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट? ऑब्वियसली ऑडिटर को बोल रहे। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? समझा? पक्का क्लियर है? ये लिख दिया तुमने एंड में? वेरी गुड। आगे बढ़ो क्या? 2 शॉर्ट नोट हो गए अपने। यहां से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, बहुत ही सिंपल है, शुरुआती खत्म हो जाएगा। वो बोल रहे हैं व्हाट शुड बी द ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन। ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन मतलब ऑडिटर को क्या करना चाहिए? इफ लिमिटेशन ऑन स्कोप, व्हाट इज लिमिटेशन ऑन स्कोप? Restriction on his work coverage. What is limitation on scope? Restriction on his work coverage. अगर उसके काम के कवरेज पे लिमिटेशन लगा दिया, क्या लगा दिया? मैंने बुक्स मांगा, आपने मना कर दिया। मैंने इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगा, आपने मना कर दिया। मैंने रिटन रिप्रेजेंटेशंस मांगा, आपने मना कर दिया। ये क्या कर रहे हो आप? ये मेरे काम पे लिमिटेशन लगा रहे हो, मेरे स्कोप पे कवरेज पे आप क्या लगा रहे हो? लिमिटेशन लगा रहे हो ब्रो। और वो भी कब लगा रहे हो? ऑडिट शुरू ही नहीं किया अभी तक, पहले ही नखरे चालू हो गए आप लोग के। तो मुझे क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट ही नहीं करना। ऐसे नहीं लिख देना कि विड्रॉ कर देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए, और इशू डिस्क्लेमर, इशू एडवर्स ओपिनियन, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी शुरू ही किधर किया है? समझा? इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? आई होप ये क्लियर है सबको अच्छे से। पढ़ लिया हमने आंसर पढ़ लिया ऑनलाइन। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया। व्हाट इज एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एंड व्हाट इट कंटेन्स। सबसे पहले अपन ने मीनिंग याद किया था, ठीक है। उसके बाद वो लोगों ने टाइम पास किया कि ऑडिटर टर्म्स अग्री करवाना चाहिए, ठीक है। और वो टर्म्स अग्री होता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के थ्रू, एंड इट शैल इंक्लूड व्हाट? ऑब्जेक्टिव स्कोप, याद आ रहा है? ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ FRF एंड अदर मैटर्स। और ये क्यों करते हैं? उसी का उल्टा, फर्स्ट लाइन में लिखा टू डेवलप अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, उसी का उल्टा टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। खत्म आंसर। हैव अ लुक जल्दी से पढ़ लो इसको फटाफट। कुछ डाउट है तो पूछो। सो वो जो लिमिटेशन ऑन स्कोप है,
उसको मतलब ऑडिट एंगेजमेंट से विड्रॉ करने से पहले ऑडिटर हैज टू टेक reasons from the management, right? And if it is acceptable reasons, then he can continue or else withdraw. ऐसा. नहीं, can you repeat your question again, Samita? So when there is limitation in scope imposed by management, हाँ, auditor has to take reasons in writing from management as to why they are imposing the limitations, and if that is acceptable, he can continue. right. फॉर एग्जाम्पल मीनाक्षी मुझे मना कर रही है, नहीं बुक्स नहीं दूंगी, अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, तो मुझे पूछना है क्यों नहीं दूंगी. अगर कोई रीज़न वैलिड है उसका कि भाई नहीं अभी हम लोग का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके बैठे हैं, हम लोग अभी बहुत बिजी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो वो एक जेन्युइन रीज़न है. लेकिन अगर फॉर नो जेन्युइन रीज़न अगर वो मना कर रहे हैं तो फिर आई विल नॉट एक्सेप्ट. समझा? नेक्स्ट. अरे ये शॉर्ट नोट हो गया याद अच्छे से? पक्का? अगेन हमने ये डिस्कस किया है गाइस अभी तक, हाउ टू रिकॉल. लिखा है मैंने वो 3 स्टेप टेक्निक तुम्हें, हाउ टू रिकॉल द आंसर. याद आ रहा है तुम्हें? हाउ टू रिकॉल द आंसर. फर्स्ट यू रिकॉल द टेक्निक. अब ये आंसर आएगा तो मैं क्या टेक्निक रिकॉल करूंगा? वो प्रोफॉर्मा ड्राफ्ट. किसको कैसे याद किया था? फर्स्ट इज मीनिंग, ठीक है, और लास्ट में उसी का ऑपोजिट लिखना है. टू डेवलप अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, एक ही बात होगी ना एवरीवन. और बीच में उसका प्रोफॉर्मा के थ्रू 5 पॉइंट लिख देना. समझा? सिंपल वे टू रिमेम्बर. प्री कंडीशंस वो सब में पूरा चार्ट इज द टेक्निक. देन यू रिकॉल द कीवर्ड्स. सिर्फ कीवर्ड्स बोलते हैं अगर प्री कंडीशन वाले शॉर्ट नोट के. बिफोर, एक्सेप्टिंग, कंटिन्यूइंग, ठीक है, प्री कंडीशंस प्रेजेंट, एफआरएफ एक्सेप्टेबल, मैनेजमेंट एक्नॉलेजिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिपेयर, प्रेजेंट, एफएस, एफआरएफ, इंटरनल कंट्रोल, ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. समझ में आ रहा है एवरीवन? टू प्रोवाइड ऑर्डर विद एक्सेस टू बुक्स, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर्स एम्प्लॉइज, रिटन रिप्रेजेंटेशंस. सिर्फ कीवर्ड रिकॉल किया है मैंने, फिर इसको फ्रेम कर देना है पूरे सेंटेंस में. इसके लिए तुम्हारा नोट्स में से रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वहीं से याद करना है. इज इट वेरी वेरी क्लियर एवरीवन? पूरा का पूरा आंसर मक्खन तक की तरीके से याद हो जाएगा, एकदम मस्त. समझा? क्लियर है क्या? चलो. श्रद्धा, वेयर आर यू? व्हाई इज योर वीडियो ऑफ सिंस व्हेन? सिंस लॉन्ग, सिंस एजेस. पीपी का नंबर 1 घर पे देख सकते हैं. पर्पस क्या है लेटर ऑफ एंगेजमेंट का? अब पर्पस में ना वो लोग ने यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत पकाया, यहाँ से लेके यहाँ तक. मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ वो लोग ने क्या पकाया. फर्स्ट पैराग्राफ में वो लोग ने, अगर तुम फटाफट रीड कर सकते हो तो रीड कर लेना ये आंसर. फर्स्ट पैराग्राफ में वो लोग क्या बोल रहे हैं पता है? हर जगह ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता है. हर जगह ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता है. अगर कहीं पे ऑडिट मैंडेटरी होता है तो फिर वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने के लिए बोलते हैं. बाकियों के केसेस में जहां ऑडिट मैंडेटरी नहीं है वो उनकी मर्जी है उन्हें करवाना है या नहीं करवाना है. समझा? अरे एवरीवन, अब जिनको ऑडिट, अभी जैसे एचयूएफ, ट्रस्ट, ये लोग को ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, तो उन लोग को करवाना है तो करवाना है, वो अपने आर्टिकल्स में लिखवा सकते हैं, ऑडिट का प्रोविजन दे सकते हैं अपने आर्टिकल्स में, पर जबरदस्ती नहीं है. फॉर देम इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो अपने आर्टिकल्स में लिखवा सकते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ समझा भाई? एकदम ओन वर्ड्स में लिखना है ये. इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? सेकंड पैराग्राफ, क्लाइंट बताता है ऑडिटर को कि क्या काम करना है. समझ में आ रहा है? और अगर ऑडिटर वो काम कर सकता है तो ऑडिटर अपने टर्म्स स्पेसिफाई करेगा. फिर क्लाइंट ऑडिटर को बोलेगा ना, मीनाक्षी मुझे आके बोली सर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हो, आप मेरी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर दोगे? मैंने बोला हाँ. इफ आई एम अग्रीइंग तो देन आई विल स्पेसिफाई द टर्म्स. मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं तुमको एक लेटर बना के भेजता हूँ, उसके अंदर सारे टर्म्स है, अच्छे से पढ़ लेना मीनाक्षी, और वो समझ में आता है तो साइन करके भेज देना मीनाक्षी. अगर तुम वो साइन करके भेजोगी ना, उसी के बाद में ऑडिट स्टार्ट करूंगा. क्या एक्सेप्ट करूंगा नीलेश? एक्सेप्ट करूंगा कि स्टार्ट करूंगा? एक्सेप्ट करूंगा. वेरी गुड नीलेश. समझा क्या? अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? इफ यू एक्सेप्ट द वर्क इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड्स, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं. क्लाइंट्स जिनको ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता है, बहुत ध्यान से सुनना, क्लाइंट्स जिनको ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता है
पर वो इनकम टैक्स रिटर्न या ऐसा कुछ करवाने के लिए, सेल्स टैक्स रिटर्न्स के लिए, समझ में आ रहा है, अपना ऑडिट करवा सकते हैं। क्लाइंट्स जिनके ऊपर ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अभी मेरे ऊपर ऑडिट मैंडेटरी नहीं है फॉर एग्जांपल, लेकिन मुझे लोन चाहिए बैंक से, मुझे बैंक से लोन चाहिए। अब सबको मालूम है ना, बैंक से लोन चाहिए तो बैंक क्या मांगेगा, मेरा इनकम टैक्स रिटर्न मांगेगा, ये वो सब मांगेगा, तो मतलब मुझे ऑडिट करवाना पड़ेगा। भले मेरे ऊपर ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, पर मेरे को ऑडिट करवाना पड़ेगा। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? अब ऐसे केसेस में जिन लोगों के ऊपर ऑडिट मैंडेटरी है, अभी मुझे एक पैसे का कुछ मालूम ही नहीं ऑडिट क्या होता है, क्योंकि आज तक कभी करवाया ही नहीं, आज तक कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। आज अभी लोन ले रहे हैं तो ऑडिट की जरूरत पड़ रही है, पर मुझे एक पैसे का कोई ज्ञान नहीं है ऑडिट के ऊपर। हर कोई थोड़ी लाइफ में सीए कर रहा है, हर किसी ने थोड़ी ऑडिट पढ़ा होगा। तो तुम एक आम आदमी के नजर से देखो तो ऑडिट के बारे में कुछ पता नहीं रहता है उन लोगों को। अब नहीं पता है एवरीवन, नहीं पता है, और ऑडिटर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बना के नहीं देगा उसको, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है कि नहीं है? बहुत है। अगर आपकी एक कंपनी है जिनके ऊपर ऑडिट मैंडेटरी, तो कंपनी वालों को खुद को मालूम होता है ऑडिट कैसे होता है, क्या होता है, ये वो, तो उधर मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन एक बंदा जिसके ऊपर कभी ऑडिट लगता ही नहीं था, उसने ऑडिट कभी करवाया ही नहीं था, एकदम से लोन की जरूरत पड़ी और उसको ऑडिट करवाना पड़ गया, उस बेचारे को क्या मालूम है? इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? तो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए बेटर है कि आप क्या करवाओ, आप टर्म्स अग्री करवा लो, राइटिंग में लिखवा के। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? और फिर वो लोग ने वापस कंटेंट्स लिख दिया, फिर वापस वो लोग ने लिख दिया टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। बस सेम आंसर है, पूरा शॉर्ट नोट सेम है, यहां से यहां तक वो लोग ने भारी पकाया। क्या लिख दिया पूरा, जो ये जो पूरा था ना, जो अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं था, ये नया नया जो था, इसमें शॉर्ट में सिर्फ इतना ही बोला है कि हर किसी के ऊपर ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता है। सिंपल वर्ड्स तुम अपने ओन वर्ड्स में छाप देना, हर किसी के ऊपर ऑडिट मैंडेटरी। अब जिनको वॉलंटरी है वो अपने मन से भी ऑडिट करवा सकते हैं, पर अगर वो अपने मन से ऑडिट करवाते हैं तो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वहां पे और ज्यादा बढ़िया होगा अगर आप टर्म्स एग्री करवा लो। परफेक्ट। और बस उसके बाद में अपना शॉर्ट नोट शुरू कर देना, फिर वो क्लियर है? डन? ओके नेक्स्ट। अब मेरे को सोच के क्वेश्चन का आंसर देना। रेडी एवरीवन? पक्का? एक बार जो हमने टर्म्स डिसाइड कर लिया, क्या बार बार चेंज करना पड़ेगा? हर साल, चलो हर साल ऑडिट होता है ना, अरे हर साल ऑडिट होता है ना गाइस, तो क्या हर साल मुझे टर्म्स अग्री करवाने पड़ेंगे? क्या हर साल मुझे टर्म्स नहीं? सिंपल नहीं, unless there is a reasonable justification for doing so. Unless there is a reasonable justification for doing so. Is it very clear everyone? बोलना एक बार। Usually once the terms are decided, normally, general rule, कि when the terms are decided, auditor shall not agree to the change in terms. Auditor shall not agree to the change in terms where there is no reasonable justification for doing so. Perfect. अरे एवरीवन, अभी एक केस स्टडी तुमसे शेयर करता हूँ। लेट्स सी तुम इसका आंसर कैसे दोगे, क्या दोगे, ठीक है? ये एग्जाम में पूछा हुआ केस स्टडी है। रेडी एवरीवन? सोच समझ के आंसर देना। हाँ, मान लो कि समिता मेरी क्लाइंट है, कंपनी है, कंपनी समिता लिमिटेड, ठीक है? तो एक बार मैंने समिता को आके बोला मेरे को आपके डेटर का कंफर्मेशन चाहिए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम द डेटर्स। समिता, हाँ एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए आपके डेटर से। तो समिता बोलती है सर वो इस बार मत लो ना कंफर्मेशन डेटर से। मैंने बोला क्यों? वो मेरा डेटर हनीमून पे गया, उसका अभी शादी हो गया, तो वो आपको रिप्लाई नहीं कर पाएगा। मैंने बोला हनीमून पे इतना कितना बिजी होगा कि वो एक मेल का रिप्लाई नहीं दे सकता है? तो बोला नहीं सर अभी मत भेजो ना, उसको डिस्टर्ब मत करो ना। मैंने बोला समिता दिस इज नॉट पॉसिबल, आई हैव टू कंडक्ट ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन मुझे ड्यूटी देता है कि आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन लो,
तो मुझे तो, और मैंने याद है ना आपको लेटर में क्या लिख के दिया था समिता, आई विल कंडक्ट द ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा समिता, ये सब तुमने माना था ना, लेटर में एग्री करके दिया था ना तुमने मुझे। अब तुम कैसे मना कर रही हो? अब तुम नहीं मना कर सकती हो। हाउ कैन यू से नो? समिता बोलती है सिर्फ इस बार सर मान जाओ ना, नेक्स्ट ईयर आप जो बोलोगे वैसा करवा देंगे, इस बार मान जाओ ना। मैंने बोला अरे यार पर हम लोग ने लेटर में लिखा है ना कि आई विल कंडक्ट द ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तुमने साइन भी किया है ना। अब इसका क्या करें फिर अपन? फिर कल जाके कुछ इंक्वायरी मेरे ऊपर बैठी तो वो तो मेरे ऊपर ही चिल्लाएंगे ना, वो लोग आगे कि आपने तो लिखा था मैं सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करूंगा, फिर आपने 505 क्यों नहीं फॉलो किया? तो मैं बोलूँगा सविता रिक्वेस्ट की थी, पपी फेस बना के आई थी, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाया। नहीं ना। अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? तो समिता ने बोला सर एक आइडिया देती हूँ आपको, ये साल के लिए ना लेटर में चेंज कर दो, ये साल के लिए आप लेटर में ऐसा लिख दो कि आई विल कंडक्ट द ऑडिट एज पर ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एक्सेप्ट फॉर SA 505। समिता ने कितना अच्छा आइडिया दिया। क्या वो आइडिया मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ उसमें? क्या आइडिया के हिसाब से चल सकता हूँ? क्या मैं लेटर में ये चेंज कर दूँ कि आई विल कंडक्ट द ऑडिट एज पर ऑल द स्टैंडर्ड्स बट नॉट SA 505? वाह जी वाह, ऐसा तो फिर एक एक करके हर स्टैंडर्ड वो मना करवाती जाएगी मुझसे। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? तो क्या मुझे ये चेंज के लिए अग्री कर देना चाहिए? वाई? रीजन मीन Samita is just asking me to change the terms because she wants to avoid a qualified opinion. उसको मालूम है कि अगर मैंने उसके डेटर से कंफर्मेशन मांग ली और उसके डेटर ने कंफर्मेशन दे दी तो जो डेटर का बैलेंस उसके बुक्स में दिख रहा है, जो डेटर का बैलेंस उसकी बैलेंस शीट में दिख रहा है, वो मैच नहीं होगा। देयर विल बी अ कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस। याद आ रहा है स्केप्टिसिज्म? देयर विल बी अ, अब देखो मैं चीज़ें बहुत कनेक्ट करूंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे स्टैंडर्ड आगे बढ़ने वाले हैं मैं चीज़ें बहुत कनेक्ट करूंगा। इसके लिए तुम्हारा याद करना बहुत ज़रूरी है। अभी आने वाले 5-6 स्टैंडर्ड में मैंने तुम्हें वापस 200 से कनेक्ट करवाया तो तुम्हें क्लिक होना चाहिए ना। हाँ तो सुनना ध्यान से। तो मैंने क्या बोला कि कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस है। समिता को मालूम है कि अगर मैंने ना डेटर से कंफर्मेशन ले लिया तो एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, सर अलर्ट हो जाएंगे, फिर सर और एविडेंस इकट्ठा करेंगे और मेरा फ्रॉड पकड़ लेंगे और फिर एडवर्स ओपिनियन दे देंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। समिता वांट्स टू अवॉइड दैट क्वालिफाइड ओपिनियन, इसलिए वो मुझे टर्म्स चेंज करने को बोल रही है। क्या मुझे टर्म्स चेंज करने के लिए अग्री कर देना चाहिए? नहीं कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। तो मैंने मना कर दिया समिता को, सॉरी समिता, समिता सॉरी, मैं टर्म्स चेंज नहीं कर पाऊंगा। समिता को गुस्सा आ गया। समिता बोला आप नहीं करने वाले हो टर्म्स चेंज? मैंने बोला नहीं करने वाला हूँ, जो करना हो कर लो, नहीं करने वाला हूँ। तो समिता बोलती मैं आपको ऑडिट ही नहीं करने दूंगी, आगे जाओ करके दिखाओ आप ऑडिट। मैंने बोला मतलब गलती से भी आना नहीं मेरे ऑफिस में, बुक्स वुक्स मांगना नहीं, इंफॉर्मेशन मांगना नहीं, कुछ भी मांगना नहीं। मांगोगे ना तो मेरे एम्प्लॉइज देने भी नहीं वाले, मैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन लिख के दूंगी उनको कि ऑडिटर आएगा ना गेट ही मत खोलना। बुक्स वुक्स तो दूर है, ऑडिटर आएगा ना गेट ही ओपन मत करना, उसको अंदर ही मत आने देना। अभी करके दिखाओ आप ऑडिट। समझा? उसने ऐसा कर दिया, मैं अड़ गया अपनी जिद पे, वो भी अड़ गई अपनी जिद पे। मैं अड़ गया, मैंने बोला मैं टर्म्स नहीं चेंज करने वाला हूँ, गलत है, गलत है। तो समिता बोलती है मैं भी आपको ऑडिट नहीं करने देने वाली हूँ, अब करके दिखाओ ऑडिट। अब क्या करूं? नाउ व्हाट? एग्जैक्टली, समझा? विड्रॉ कर दो फ्रॉम द एंगेजमेंट। समझा क्या? इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? खत्म हो गया आंसर। ये केस स्टडी यही वाली है जो मैं अभी तुमसे डिस्कस किया हूँ। PBQ नंबर 1 इज दैट केस स्टडी। पढ़ो, सिर्फ ये पढ़ना, और के नीचे वाला अलग स्टाइल में दिया है, अभी मत पढ़ना। मतलब चलो मैं वो और के नीचे वाला भी समझा देता हूँ, सुनना 2 मिनट। अब समिता मुझे ये तो टर्म्स चेंज करने को बोल रही है, क्या इससे मेरा लेवल ऑफ एश्योरेंस जो हमेशा देता हूं, मैं कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस देता हूं? रीजनेबल। अब अगर मैंने ये चेंज कर दिया लेटर में जो समिता मुझे करने के लिए बोल रही है, क्या इससे मेरा लेवल ऑफ एश्योरेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा? कम हो जाएगा। वेरी गुड, कम हो जाएगा। ऑलरेडी मैं कम देता हूं,
ऑलरेडी मैं 100% नहीं देता हूँ, ऑलरेडी मैं रीजनेबल देता हूँ, और ये समिता मैडम के बोलने से अगर मैंने चेंज कर दिया टर्म्स तो वो और लोअर लेवल का एश्योरेंस हो जाएगा और फिर मैं ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा ना। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं इतना अश्योरेंस दूं कि ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, वो नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसे टर्म्स चेंज करने के लिए बोले जाते जिससे लेवल ऑफ एश्योरेंस कम हो जाए, जिससे ऑडिट रिस्क बढ़ जाए, तो ऐसे टर्म्स चेंज करने के लिए अग्री नहीं करना चाहिए। समझा? यही बात इस क्वेश्चन में लिखी है और ये क्वेश्चन इज द बिल्ट अप पैरा ऑफ द आंसर। दिस क्वेश्चन इज द बिल्ट अप पैरा ऑफ द आंसर। पहले चाहिए तो तुम ये पढ़ लो, पढ़ो ये क्वेश्चन पढ़ो फटाफट जल्दी से। एन ऑडिटर हु वाला डन। अरे समझा क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन इंग्लिश समझी वो? कैन ऑडिटर हु बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिट कंप्लीट करने से पहले, इज रिक्वेस्टेड टू चेंज द टर्म्स। टर्म्स भी चेंज करने को क्या बोल रहे हैं? ऐसे टर्म्स चेंज करने को बोल रहे हैं टू वन, मतलब टू दोस टर्म्स विच प्रोवाइड्स अ लोअर लेवल एश्योरेंस। तो ही शुड कंसिडर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डूइंग सो, मतलब उसको देखना चाहिए कि भाई ये करना सही होगा कि नहीं। एक्सप्लेन। समझा? आई होप तुम्हें ये समझा है, और अगर तुम्हें ये समझा है ना तो यही चुपचाप कॉपी पेस्ट कर देना यहाँ पे। दिस इज योर बिल्ट अप पैरा। समझा? ऑनलाइन पक्का? हाँ। और बस ये आंसर को फिलहाल यहीं पे छोड़ना, ठीक है? फिर यहाँ से शुरू करना। बीच का पैराग्राफ में कोई एक रीजन से मना कर रहा हूँ तुम्हें रीड करने के लिए, आगे ही रीड करना। अगर ऑडिटर कंक्लूड कर देता है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो ठीक है, अच्छी बात है, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हो जाएगा तो टर्म्स चेंज कर देना चाहिए। लेकिन अगर टर्म्स उसको चेंज करने लायक, मतलब टर्म्स अगर चेंज हो जाते तो नया लेटर भेज देना चाहिए, वो ठीक है। अगर वो मना करता है कि नहीं नहीं टर्म्स चेंज नहीं होगा क्योंकि रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, इफ ऑडिटर इज अनेबल टू अग्री टू द चेंज एंड इज नॉट परमिटेड, मतलब मैंने बोला था ना समिता भी अड़ गई, मतलब मैं भी ऑडिट करने नहीं दूंगी, मैं ही मना कर रहा हूँ कि मैं टर्म चेंज नहीं करूंगा, समिता भी अड़ गई कि मैं भी ऑडिट करने नहीं दूंगी, अरे एवरीवन द ऑडिटर शैल विथड्रॉ फ्रॉम द, विथड्रॉ मतलब वही रिजाइन, पर रिजाइन लिखना नहीं है। स्टैंडर्ड्स में दे हैव नेवर यूज्ड द वर्ड रिजाइन। कंपनी ऑडिट के कंपनी लॉ प्रोविजंस में यूज करते थे, लेकिन जब से स्टैंडर्ड शुरू हुए हैं तब से उन्हें एक बार भी ये वर्ड नहीं यूज किया रिजाइन 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 करके। तुम भी यूज मत करना। विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट वेयर पॉसिबल, ठीक है, एंड डिटरमाइन, अरे याद है तुम्हें रेजिग्नेशन फॉर्मेलिटीज होती है कुछ 140 सबसेक्शन 2 में। अगर आज मैं रिजाइन करके जा रहा हूं तो मुझे किसी को इंटीमेट करने हैं, किसको? और आरओसी को इंटीमेट करना है, करेक्ट है, और कंपनी को इंटीमेट करना है, और अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर हूं तो मुझे सीएनईजी को भी इंटीमेट करना है। तो तीनों के पास क्या फाइल करना है पता है? फॉर्म नंबर EDT 3, जिसमें मुझे क्या लिखना है? रीजंस फॉर रेजिग्नेशन। तो बस वही लाइन है। डिटरमाइन, क्या कोई ऑब्लिगेशन है क्या टू रिपोर्ट द सर्कमस्टेंसेस टू अदर बॉडीज सच एज TCWG, ओनर, रेगुलेटर। TCWG मतलब वही कंपनी आ गई, ओनर मेंबर्स वही, रेगुलेटर्स मतलब ROC, CNAG। नेक्स्ट, in the given case auditor was unable to obtain audit evidence regarding receivables, the request of the client to change the terms is to just to avoid qualified or adverse opinion। याद है मैंने बोला था कि वो क्यों मना कर रही है कि मैं qualified opinion ना दूं, hence it is not a justifiable reason and hence the auditor should not agree to the change in terms। खत्म, परफेक्ट, याद हुआ ये अच्छे से, ठीक है, ओके। तो यार इतनी देर से बार बार यही बात चल रही है। अरे ये पढ़ लिया तुमने ये क्वेश्चन? ये देखो, ये वही केस स्टडी है कि नहीं? जल्दी पढ़ो ये क्वेश्चन। और देखो तुम्हें जो मैंने स्टोरी बताई थी वही याद आ रही है कि नहीं? मेरी और समिता वाली जो स्टोरी डिस्कस की थी अभी मैंने, एवरीवन वो पूरा स्टोरी फील आ गया उसमें अंदर, बस। तो तुम्हें वो स्टोरी भी याद रहेगा इस PBQ से, आंसर भी समझ गया तुम्हें।
यार बार बार ये क्वेश्चन में वर्ड आ रहा रीजनेबल जस्टिफिकेशन, रीजनेबल जस्टिफिकेशन, रीजनेबल जस्टिफिकेशन, मतलब ऑडिटर शुड नॉट एग्री टू द चेंज इन टर्म्स अनलेस देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन। तो यार मन में सवाल आ जाता है कि वो रीजनेबल जस्टिफिकेशंस क्या है? What are those reasonable justifications is our next short note and the last short note, and then we wrap up our lecture and then we wrap up the standard as well, ऐसे 210। समझा तुम लोग को? नीलेश तब तक थोड़ा 15 मिनट और कंट्रोल कर लो अपना नींद को, ठीक है? ओके, ध्यान से सुन। नीलेश तुम कहाँ से आते हो? दादर। बाप रे, कितने बजे उठना पड़ता होगा? हाँ, इतने बजे उठ के आ जाते तुम? क्या बात है यार, मैं खुद 5 बजे उठता हूँ जबकि मैं यहाँ से 10 मिनट दूर रहता हूँ। गुड, नाइस यार। 5:30 को उठ के मतलब तो तुम 6 बजे तक निकल जाते होगे, राइट? सही है, नाइस। चलो, तो व्हाट आर द रीजनेबल जस्टिफिकेशंस फॉर डूइंग सो? बड़ा इंटरेस्टिंग सा टेक्निक है इसे याद करने के लिए। जो पर्पल में दिख रहा है ना, उस पर फोकस किया जाए, ठीक है? ध्यान से सुनना एवरीवन। चलो, ये तुम्हारे लिए एक न्यू तरीके से बना ही देता हूँ मैं। यहाँ देखना ध्यान से, फिर मैं तुम्हें बाद में वो पूरा चार्ट ही दिखा दूंगा। व्हाट आर द रीजनेबल जस्टिफिकेशन? व्हाट आर द रीजनेबल जस्टिफिकेशंस? तो लॉ मेकर क्या बोलते हैं? अगर लोग बदल जाए, कौन बदल जाए? अगर लोग बदल जाए, हालात बदल जाए। क्या बदल जाए? हालात बदल जाए। जमाने बदल जाए। क्या बदल जाए? जमाने बदल जाए। अगर लोग बदल जाए, हालात बदल जाए, जमाने बदल जाए। एवरीवन, क्या क्या बदल गए? लोग बदल गए, पीपल चेंज ना, टाइम चेंज, पीपल चेंज। एवरीवन, अगर लोग बदल जाए, हालात बदल जाए, जमाने बदल जाए। अरे एवरीवन, पहले तो तुम हमें कहते थे कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं, और अब क्या कह दिया तुमने हमसे? पहले तो तुम हमें समझते थे एवरीवन, अब तुमने क्या कह दिया हमसे? हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं कौन? 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 एवरीवन, इसी में आंसर है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने क्या बोला? जहां लोग बदल जाए। एवरीवन, जहां लोग बदल जाए, चेंज इन मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट बदल गई तो क्या मुझे लेटर भी बदलना पड़ेगा और नया देना पड़ेगा? ऑब्वियसली यार, जिसके साथ रिलेशनशिप था वही चली गई, अब जो नई आएगी तो उससे वापस टर्म्स एग्री करवाने पड़ेंगे ना, ऑब्वियसली। हालात बदल जाए। पहले कंपनी के हालात बड़े ही नाजुक हुआ करते थे, कंपनी छोटी सी कंपनी हुआ करती, स्मॉल कंपनी, इतनी सी कंपनी थी। धीरे धीरे कंपनी बड़ी होती गई और एक लिस्टेड कंपनी बन गई। क्या बहुत फर्क आ चुका है? हाँ, बहुत फर्क आ चुका है। लिस्टेड कंपनी के कंप्लायंसेस कितने सारे होते हैं? लिस्टेड कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शंस एप्लीकेबल है, स्मॉल कंपनी पे नहीं है सब। क्या लेटर में चेंज करना पड़ेगा? यस, ऑब्वियसली। हालात बदल जाए मतलब चेंज इन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जमाने बदल जाए। पहले जमाने हुआ करते थे 1956 के, अब जमाने किसके हो गए हैं? 2013 के। पहले जमाने हुआ करते थे टी बैलेंस शीट के, अब एक स्लीपिंग और एक स्टैंडिंग लाइन के बदले क्या हो गए? दोनों ही स्टैंडिंग लाइन हो गई है, वर्टिकल फॉर्मेट। अरे एवरीवन, ये हो गया चेंज इन लॉ और ये हो गया चेंज इन एप्लीकेबल FRF। डू यू एग्री एवरीवन? लॉ बदल गया, मतलब लॉ वर्ड मत लिखना, ऐसे थोड़ा बेटर वर्ड लिखना, चेंज इन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तुमको अच्छा लगता, बात तो वही होगी लॉ। एवरीवन, चेंज इन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड चेंज इन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। गर्मी लग रही तो एसी शुरू कर सकते हैं अभी। हाँ एवरीवन, इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? ओके। और लास्ट वाला, अरे जहां लोग बदल जाए, हालात बदल जाए, जमाने बदल जाए। पहले तो अब हमें कहते थे हम सिर्फ तुम्हारे, मतलब पहले समझती थी मुझे, अब वो मुझे क्या बोलती है?
हम आपके हैं कौन? मतलब वो क्या करने लग गई है मुझे? पहले वो मुझे अंडरस्टैंड करती थी, अब वो मुझे मिसअंडरस्टैंड करने लग गई है। मतलब अब हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है यार। अरे एवरीवन, पहले बोलती थी हाँ बुक्स देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, रिटन रिप्रेजेंटेशन देंगे, फिर 1-2 महीने बाद मैंने रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगा तो देने से मना कर दिया, बोला अरे ये मेरा काम नहीं है। अब कब बोला था आपने रिटन रिप्रेजेंटेशन देने के लिए? मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कैसे करोगे? बाय री इशूइंग द सेम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ये देख 2 साल पहले बात हुई थी, भूल गई क्या? अरे एवरीवन, तुमको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत सी बार मौका ऐसा आ जाता है कि मुझे उसको जो टर्म्स पहले थे वही रिमाइंड करवाने पड़ते हैं या फिर नया बताना पड़ता है। अगर लोग बदल गए, हालात बदल गए, ज़माने बदल गए तो भाई पूरा ही रिवाइज होता है लेटर। लेकिन अगर वो मिसअंडरस्टैंड कर गई है तो वी जस्ट रिमाइंड देम ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स। रिमाइंडर भी तो ज़रूरी है ना। लोग आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गए ना, गजनी टाइप, चीज़ें भूल जाते हैं। अब मैंने भी तो तुम्हें बोला था फर्स्ट लेक्चर में, तुम भी भूल गए। या सम पीपल चोज नॉट टू डू इट वॉलंटरीली। एवरीवन, तो रिमाइंड करवाना तो मेरा काम है, मैं रिमाइंड करवाता रहूँगा। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? क्या हमारे बीच भी अब कॉमन अंडरस्टैंडिंग आ गई है मीनाक्षी? हाँ सिद्धार्थ, नीलेश, समिता, ज्योति, श्रद्धा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करके आना है नेक्स्ट थर्सडे? इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? और ये आंसर भी खत्म होता है बड़े आराम से। अब ये पॉइंट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 तो हो गए, 5 इज सफिशिएंट। लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने 1-2 पॉइंट डिस्कस किया है। जैसे मान लो हमारे बीच में अग्रीमेंट ही हो गया, हर 2 साल के बाद हम लोग टर्म्स रिवाइज करेंगे। 2 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, लॉ चेंज हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो 2 साल बाद चुपचाप हम लोग रिवाइज कर देंगे टर्म्स एवरीवन। या एक और चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे आ जाओ जो चार्ट बना हुआ है ऑलरेडी। मैनेजमेंट ने अग्रीमेंट किया है विद द ऑडिटर फॉर रिवीजन इन टर्म्स। और लास्ट वाली बात बहुत ही टाइम पास है। लास्ट वाली बात बोलती है कि मैनेजमेंट आया ऑडिटर के पास, मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट किया, मैनेजमेंट ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया फॉर द चेंज इन टर्म्स एंड ऑडिटर एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि ऑडिटर बिजी होता है तो मैनेजमेंट खुद आके बोलती है अरे सर हम लोग का लॉ चेंज हो गया है, थोड़ा अमेंडमेंट्स भी ज़्यादा आ गया है, तो आप ऐसा करो ना लेटर रिवाइज करवा दो ना एक बार। क्या ये उनका कहना सही है? ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेगा। मैनेजमेंट रिक्वेस्ट, ऑडिटर एक्सेप्ट्स, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट, ऑडिटर एक्सेप्ट्स, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन टर्म्स एंड ऑडिटर एक्सेप्ट्स। अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? याद हुआ ये अच्छे से? एकदम अच्छे से, पक्का? पूरा स्टैंडर्ड खत्म होता है एवरीवन। SA 210 का नाम क्या है? अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ। सब लोग बोलना है, सब लोग को बोलना है अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ। और याद है बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग द ऑडिट एंगेजमेंट the auditor shall ensure that preconditions to an audit are present and there is a common understanding between the auditor and auditee by means of an audit engagement letter। उसका एक शॉर्ट नोट आ जाएगा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का। प्रीकंडीशंस में 2 चीजें, डिटरमाइन वेदर द FRF फॉरवर्ड इज एक्सेप्टेबल, वेदर मैनेजमेंट इज एक्नॉलेजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स रिस्पांसिबिलिटी। वो 3 चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल और एक्सेस टू बुक्स, ये वो सब, ठीक है। 2 शॉर्ट नोट खत्म हो जाएंगे उसके अंदर। तीसरा शॉर्ट नोट बस यही है, रीजनेबल जस्टिफिकेशंस। पक्का? डन? इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? और स्टैंडर्ड खत्म, इसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आया। डन? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, घर पे देखने जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमने अभी जस्ट किया है, वही रीजनेबल जस्टिफिकेशंस वाला। अब देखो इसका बिल्डअप पैरा पढ़ना कि ऑर्डर में डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू एंगेजमेंट लेटर और रिटन अग्रीमेंट एवरीवेयर। करेक्ट है? सही है ना? हर साल भेजने की जरूरत नहीं। हाउएवर इन फॉलोइंग सिचुएशन इट इज अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स, और याद है मैंने बोला था या तो रिवाइज करेंगे या तो उन्हें याद दिलाएंगे एग्जिस्टिंग टर्म्स के बारे में। और ऐसा कब होगा? जब ये सब होगा। और अपना ट्रिक के थ्रू इस बड़े आराम से हमने इसको याद कर लिया। पीवी के नंबर 1 2 3 एक से एक क्वेश्चंस पूछे इसके ऊपर एग्जाम में। ये VVIP क्वेश्चन है पूरे स्टैंडर्ड में। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन। उसके बाद प्री कंडीशंस। डन? अरे VVIP मार्क किया है इसको तुमने? कहाँ करोगे, छोड़ो ठीक है। पीवी के नंबर 1 पढ़ना जल्दी से।
It is not mandatory to send a new engagement letter in recurring audit, but sometimes it becomes necessary to send a new engagement letter. बोलो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है. तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन समझाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर्ब है. इट्स अ कॉम्बो क्वेश्चन. जल्दी पढ़ो. वो लोग ने पिछले 5 साल से टर्म्स ही रिवाइज नहीं किए और चेंजेस हुए हैं बिजनेस और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में. एल्यूसी डेट मतलब एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस दैट में वारंट मतलब दैट में रिक्वायर रिविजन इन टर्म्स. बोलो अभी पहले मेरे को बताओ रीजनेबल जस्टिफिकेशंस पे है. रीजनेबल जस्टिफिकेशन कौन से पॉइंट के ऊपर केस स्टडी है? केस स्टडी दिखा तुमको? ये केस स्टडी है, ये केस स्टडी है. उसके बाद में वो लोग बोल दिए कि सारे ही बता दो, सारे रीजंस बता दो, सारे सर्कमस्टेंसेस बता दो जहाँ पे रिवीजन होता है. तो हम वो पूरा आंसर छाप देंगे. लेकिन मेरे को बताओ वो पूरे आंसर में से कौन से पॉइंट के ऊपर केस स्टडी है? एक ही पॉइंट के ऊपर है. So simple. Read the question if you are not read it. If you are not read it, just read the question and tell me कौन से पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है. हाँ, चेंज इन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. खत्म. So वही हो गया. चेंज इन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. तो एनवायरनमेंट भी बदल जाता है उससे. इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? काम करने का तरीका बदल जाता है उससे. समझा? नेक्स्ट. आई होप ये क्लियर है. पहले क्या लिखो? डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखो कि केस स्टडी? क्योंकि पहले इन्होंने केस स्टडी बनाया और फिर डायरेक्ट पूछा है. तो मैं पहले क्या लिखूं? केस स्टडी या डायरेक्ट? हे भगवान, डायरेक्ट ही लिखोगे ना यार. पहले पूरा डायरेक्ट आंसर लिख दोगे. जानबूझ के कंफ्यूज किया था. पहले लोगों ने केस स्टडी लिखा है फिर डायरेक्ट पूछा है. तुमको तो पहले डायरेक्ट ही लिखना है ना. उसके बाद केस से कोरिलेट करके आंसर लिख देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. जल्दी, द लास्ट क्वेश्चन, देन वी आर रैपिंग इट अप. सेम क्वेश्चन लंबा चौड़ा करके लिख दिया है. बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है. डन. इसी के साथ साथ वी रैप अप ईच एंड एवरीथिंग ऑफ 210. कीवर्ड्स क्या है इसके? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. दिख रहा है तुम्हें? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और कहीं नहीं आना, यही आना है. प्री कंडीशंस, चेंज इन टर्म्स दिख गया ना तुम्हें, समझ जाना वो 210. कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्ट करना है या कंटिन्यू करना है. लिमिटेशन ऑन स्कोप, वो ठीक है, एक सेकेंड, पर लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट 210. आफ्टर द ऑडिट होगा तो ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद नखरे कर रही है. शादी कर ली, उसके बाद नाटक कर रही है. डिवोर्स मतलब इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं. अरे रिजाइन कर सकते हो आप, या फिर आप ओपिनियन भी तो दे सकते हो ना. क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, कुछ भी दे सकते हो. फिर समझा? थैंक यू सो मच. वी हैव डन ऐसे 210 एज वेल. नेक्स्ट वाले लेक्चर में विल बी डूइंग ऐसे 220. ठीक है? तब तक ओ हेलो ना, तुम्हारा 200 याद हुआ है अच्छे से. तो पहले क्या याद करेंगे हम लोग? बोलो पहले क्या याद करेंगे? 210. पागल हो तुम लोग. पहले अभी ये फ्रेश है ना, तो पहले ये याद करके खत्म करना, फिर 200 करना. समझा? ठीक है? ओके, बाय गाइस, टेक केयर, बाय ऑनलाइन स्टूडेंट्स. हाँ, एक सेकेंड. बाकी तो सारे चार्ट्स तुमने ड्रॉ कर ही लिए हैं. इसका पिक्चर ले लो फटाफट. रुक जाओ. अब लो. चलो डन. ओके, बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय.